समझते हैं इस वीडियो में हम लोग कि एडजॉर्प्शन की प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कई बार इस पर एक क्वेश्चन आ चुका है, कई बार एमसीक्यू में या डायरेक्ट ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एन एडजॉर्प्शन फिनोमिना इज़ एंडोथर्मिक और सिंपली एक्सोथर्मिक। तो आज हम लोग जानेंगे कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सबसे पहले इस बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते किसे हैं। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट, एनर्जी, ऊर्जा अगर बाहर निकलती है किसी सिस्टम से, तो उस तरह के सिस्टम को जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है, तो बेसिकली उस तरह की रिएक्शन को या प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो मीन एग्जिट करना, बाहर निकलना, थर्मिक मीन्स एक तरह से टेम्परेचर या हीट या एनर्जी, और एंडोथर्मिक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हम एनर्जी डालते हैं या एनर्जी लगाते हैं, बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो उस तरह के प्रोसेसेस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। प्रोसेस इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट इसमें लिखना चाहेंगे, जो कि आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग भी, कि एन एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये हमें ऑलरेडी मालूम है कि एडजॉर्प्शन की जो फिनोमिना है या जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो एक सरफेस फिनोमिना है या सरफेस प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल सरफेस पर आकर बैठ जाता है, और ये प्रक्रिया या जो ये प्रोसेस है वो अपने आप होती है। तो जो भी प्रोसेसेस अपने आप होते हैं, स्वतः होते हैं, तो उन्हें हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। और जो प्रोसेसेस अपने आप नहीं होते हैं, किसी ड्राइविंग फोर्स की उसके लिए ज़रूरत होती है, बाहर से एनर्जी सप्लाई करवा के हमें वो प्रोसेस करना पड़ता है, तो हम इस तरह के प्रोसेसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो समझ लेते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बेसिकली डेल्टा जी, जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आता है। कैसा आता है? अगर डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक, एक फैक्टर और देख लेते हैं कि फॉर एडजॉर्प्शन, फॉर की जगह इन एडजॉर्प्शन प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? अब हम समझ लेते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी बेसिकली किसी सिस्टम में मौजूद उपस्थित रैंडमनेस को या डिसऑर्डरनेस को, यानी कि अव्यवस्था को जो है मेजर करता है। किसी सिस्टम में जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आपने हमेशा कभी ना कभी अपने जीवन में एक बार सुना होगा कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ब्रह्मांड में लगातार कचरा बढ़ रहा है। ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो कहीं ना कहीं डिसऑर्डरनेस की वजह से बढ़ रही है। तो यूनिवर्स में जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है। अब अगर एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, अब अगर एंट्रोपी ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर एंट्रोपी घटेगी, एंट्रोपी कम होगी, तो उसकी वैल्यू निगेटिव होगी। सो डेल्टा एस का वैल्यू यहाँ पर कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। इसको कैसे समझते हैं? सपोज यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बाहर घूम रहे हैं, और अभी ये क्या होंगे? सरफेस की तरफ अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल चुपचाप सरफेस पर ऐसे बैठ जाएंगे। अब आप क्लियरली समझ सकते हैं देख के कि मॉलिक्यूल्स अभी ज़्यादा रैंडम मोशन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर इनका जो ऑर्डर है वो एकदम डिसऑर्डर है, ये बिल्कुल भी किसी ऑर्डर्ड फॉर्म में आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जब इनकी मोशन एकदम रैंडम मोशन है, तो सिंपली बात क्या है, इनकी एंट्रोपी, इस वाले सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा है। लेकिन एक बार जब एडजॉर्प्शन हो जाता है तो वो एक सरफेस पर आकर बैठ जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो ऑर्डर है अब वो एक रेगुलर ऑर्डर हो गया, या एक वेल मैनर्ड जो है ऑर्डर है इसमें, इसलिए इनकी एंट्रोपी यहाँ पर क्या हो गई? कम हो जाती है। सो इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है कि इन एडजॉर्प्शन प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, उस प्रोसेस में
एंट्रोपी जो है वो घट जाती है। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझने के लिए हमें एक फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, जो फार्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस फार्मूले का अगर हम यूज़ करें तो अगर अब आप क्लियरली समझ सकते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव, डेल्टा एच हमें पता करना है, डेल्टा एच की वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो इसमें फर्दर वैल्यू रखनी होगी, और यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू भी कैसा आता है, निगेटिव ही आता है। तो अगर आप समझें तो डेल्टा ये निगेटिव है, डेल्टा एच जो भी ये वैल्यू आएगी बेसिकली आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू ही, बेसिकली जो भी ये वैल्यू होगी वो होगी तो पॉजिटिव वैल्यू। अब इसको जब आप इधर भेजेंगे तो ये फर्दर कैसा हो जाएगा, निगेटिव और निगेटिव, जो भी मान लीजिए वैल्यू आएगी वो दोनों ही निगेटिव आएगी। अब आप यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी, और किसी डेल्टा एच की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो ये एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ये किस तरह के प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करता है, एक्सोथर्मिक। तो आप समझ सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इस प्लस को हम इधर भेजेंगे तो ओवरऑल माइनस माइनस बचेगी दोनों यूनिट। अब इस हिसाब से देखें तो डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि जब डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है तो मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसका मतलब है कि सिस्टम में एनर्जी बाहर निकल गई, सिस्टम में एनर्जी बाहर निकल गई। और सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी एडजॉर्प्शन होता है तो एडजॉर्प्शन में बॉन्ड बनता है सरफेस और मॉलिक्यूल के बीच में। अब जब भी बॉन्ड बनता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी तो बाहर निकलेगी। वो आपको मैंने बताया भी था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में कम एनर्जी बाहर निकलती है जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में एनर्जी ज़्यादा निकलती है। तो वो जो लो एंथैल्पी और हाई एंथैल्पी का मामला था वो यहाँ पर आकर देखिए सॉल्व हो गया है। तो दोनों जो वैल्यू है वो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ से निगेटिव आएगी, इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर आता है एमसीक्यू में, या पूछ लेगा कि जैसे एडजॉर्प्शन किस तरह की फिनोमेना है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो आपको इतना बताना होगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा बिल्कुल तो फिर आप बताइएगा ज़रूर, और साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट इसमें आपको लगता है तो आप इस डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू सो मच।